और बहन रानी के साथ रहता था। उसकी बहन रानी बेवा थी, उसका कोई भी नहीं था, इसीलिए राजू उसको अपने घर पर ले आया। मगर सुमन को ये सब गवारा नहीं था, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ओहो, सुबह सुबह बेवा का मुंह देखना पड़ जाता है, पूरा दिन खराब जाता है। ना जाने क्यों अपनी बहन को यहाँ उठाकर ले आए। अरे इतनी ही मोहब्बत थी तो वहीं कोई कमरा किराए पर दे देते, बिता लेती अपनी जिंदगी। शादी होते ही अपने शौहर को खा गई, अब हमारे घर पर मूंग दल रही है। ना जाने कब पीछा छूटेगा इससे। क्या हुआ भाभी, आप क्या बड़बड़ा रही हो? देख रानी, तुझसे इस घर के हालात छुपे नहीं हैं। तेरे भैया ही कमाने वाले हैं और घर का खर्चा बहुत है। खेतों में काम भी बहुत है, मक्के की खेती हुई है, उसमें बहुत देखभाल करनी पड़ती है। मैं भी यही सोच रही थी कि घर का काम करूं कि खेत का, और अब तो मेरी कमर में भी बहुत दर्द होने लगा है। भाभी फिक्र क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, आप आराम कीजिए, मैं खेतों में जाकर काम कर लूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। सुमन रानी से मोहब्बत भरी बातें करके सारा काम निकलवा लेती थी और खुद ऐश की जिंदगी जीती थी। बेवा होने की वजह से वो उसे कभी आराम नहीं करने देती थी। रानी, दीपावली पर मैं अपने लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए तो ला नहीं सकती क्योंकि तुम बेवा हो। एक काम करो, मेरी पुरानी साड़ी पहन लेना, कोई हल्की सी, फिर कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है भाभी। सुमन रानी को एक हल्के रंग की साड़ी दे देती है। जब रानी उसे खोलकर देखती है तो वो फटी हुई होती है। वो अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती, मगर अंदर ही अंदर रोने लगती है और उसी को पहन लेती है क्योंकि उसके पास दिवाली पर पहनने के लिए कोई दूसरा कपड़ा नहीं था। वो दिन रात काम करती रहती है और अपने नसीब को कोसती रहती है। भाभी, खेतों में चलकर देखिए, मक्के की फसल कितनी अच्छी तरह से लहरा रही है। सुमन जब खेतों में जाकर देखती है तो सच में फसल बहुत अच्छी रहती है और अब सुमन के मन में लालच आ जाती है और वो सोचती है, इसने तो बहुत मेहनत की है फसल उगाने में, लेकिन इतनी अच्छी फसल को मैं रानी को नहीं दे सकती। अगर इनको पता चला तो ये सारे पैसे अपनी बहन पर लुटा देंगे। ये तो मैं होते हुए नहीं देख सकती। मुझे उनके वापस लौटने से पहले रानी का इंतजाम करना होगा। क्या हुआ भाभी? रानी, तुमने बहुत मेहनत की है इस फसल को उगाने में, लेकिन तुम इस पूरी फसल के मक्के का क्या करोगी? मैं तुम्हें रोज एक मुट्ठी मक्का दे दूंगी, तुम्हारे लिए वही काफी है। पर भाभी, मुझे पता है तुम यही कहोगी ना कि इस मक्के का मैं क्या करूंगी, तो तुम रोज उसका आटा तैयार करके रोटी बनाना। सुमन ऐसा ही करती है और रानी को एक मुट्ठी मक्का रोज दे दिया करती है। रानी उस मक्के को चक्की में पीसकर आटा बनाती है और अपने लिए रोटी सेकती है। वो एक छोटे से कमरे में रहा करती थी। राजू काम के सिलसिले में बहुत वक्त से शहर से बाहर गया था, जिसकी वजह से उसको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मक्का बेचकर तो बहुत पैसा मिला है और अब तो रानी भी मेरी जाल में अच्छी तरह से फंस चुकी है। काम ये करेगी और दाम मैं लूंगी। अब इसका आना मुझे खलेगा नहीं। अच्छा है, ये हमारे घर में ही रह रही है, मुझे किसी नौकरानी की भी जरूरत नहीं है। एक दिन रानी मक्के को साफ कर रही थी, तभी मक्के के कुछ दाने चूल्हे की लकड़ी पर गिर गए, जिसकी वजह से वो पॉपकॉर्न बन गए। जब रानी ने उसे खाकर देखा तो वो बहुत ही लजीज थे। इससे उसके दिमाग में एक तरकीब आई। ये मक्के के दाने तो पॉपकॉर्न बन गए हैं और ये तो खाने में भी लाजवाब हैं। मैं रोज मक्के के आटे को बनाकर उसकी 2 रोटियां ही तो सेकती हूँ। क्यों ना मैं इस मक्के के दानों से पॉपकॉर्न बनाकर बाजार में बेचूं। वैसे भी भाभी मुझे कुछ और तो देती नहीं और ना ही अपने हालातों के हिसाब से मैं उनसे कुछ मांग सकती हूँ। मुझे पैसों की भी जरूरत होती है, तो मैं इन मक्के के दानों को इस लकड़ी पर भूनकर पॉपकॉर्न बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ, तो मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। रानी ने अपनी भाभी से छुपकर मक्के के दानों को जोड़ना शुरू किया और कुछ मक्के के दाने अपनी भाभी से और मांग लिए और उसने उन मक्कों को तसले में सेक कर पॉपकॉर्न बनाया और बाजार में बेचना शुरू किया। उसके पॉपकॉर्न बहुत ही लजीज हुआ करते थे। वो गलियों में घूम घूम कर अपने पॉपकॉर्न बेचती थी। पॉपकॉर्न ले लो,
पॉपकॉर्न, खिले खिले पॉपकॉर्न। बच्चे बूढ़े जवान सब खा लो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न ले लो। पहले कुछ बच्चों ने उसके पॉपकॉर्न खरीद कर खाया। धीरे धीरे उसके पॉपकॉर्न बड़े लोग भी खाना शुरू कर दिए। अब तो उसके पॉपकॉर्न की बातें पूरे शहर में होने लगी थी और वो उस पॉपकॉर्न से अच्छा कारोबार करने लगी। उन पॉपकॉर्न से हुई कमाई से उसने अपने कारोबार को और बढ़ा लिया और अपनी एक दुकान सिनेमा घर के सामने लगा ली, जहां उसके पॉपकॉर्न की बहुत बिक्री होने लगी। एक दिन अचानक राजू उसकी दुकान पर आ गया। रानी, तुम यहाँ पॉपकॉर्न क्यों बेच रही हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। आखिर हमारे घर में क्या कमी है जो तुम पॉपकॉर्न बेच रही हो? हाँ भैया, हमारे घर में कोई भी कमी नहीं है। बस मुझे जो मक्के के दाने मिलते थे, मैंने उन्हें अपने व्यापार में शामिल कर लिया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना शुरू कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। समझने की जरूरत नहीं है भैया। मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर रहती? शादी के पहले भी आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और शादी के बाद भी आप ही के साथ रह रही हूँ। मैं अब आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती थी। अरे तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं थी। सच बताओ, क्या बात है? तुम्हें तुम्हारी भाभी ने बहुत परेशान किया है ना? यही बात है ना? नहीं भैया, भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। वो बेहद अच्छी हैं। अब मेरे अम्मी अब्बू तो नहीं हैं, तो बस आप लोग ही मेरे अम्मी अब्बू हैं। ये सारी बातें सुमन छिपकर सुन रही थी। उसे अपने गलती पर बहुत पछतावा हुआ और वो खामोशी से अपने घर पर आ गई। मैंने रानी के साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी उसने मेरी कोई भी बात अपने भैया को नहीं बताई। सच में रानी बेहद अच्छी है। मुझे उसका साथ देना चाहिए। उसके साथ मालिक ने बेहद गलत किया है और मैंने भी बेहद गलत किया है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। अब अगले ही दिन से सुमन रानी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी और उसके पॉपकॉर्न के कारोबार में हाथ भी बटाने लगी। अब तीनों हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते थे। किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सब आराम से हंसी खुशी रह रहे थे और पॉपकॉर्न का कारोबार दिनों दिन तरक्की करने लगा। क्या बात है रानी, तुमने अपनी सूझबूझ और मेहनत से बहुत अच्छा काम किया है। और सुमन, तुमने इसका उसमें साथ दिया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। वरना आजकल कौन भाभी अपनी ननद के लिए इतना करती है। तुमने तो मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और जब मैं यहाँ पर नहीं था तब भी। ये आपकी ही नहीं, मेरी भी बहन है। अगर मैं एक औरत होकर इसकी तकलीफ नहीं समझूंगी तो भला और कौन समझेगा? सुमन आंखों में आंसू भरकर रानी को गले से लगा लेती